अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असदाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो महाज इस वक्त चल रहा है कि उनकी डिग्री जो है वो मनसूख हो गई है, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कर रही है, उस पर बात करते हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या अब डेवलपमेंट है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है? हाई कोर्ट में एक तो जस्टिस जहांगीरी जो है उनके ख़िलाफ़ जब ये डिग्री का इशू आया था तो उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई थी और मुहिम शुरू हुई थी और उसमें एक दो मतलब मुख्तलिफ लोग थे, तो उस पर फुल कोर्ट बैठी थी। मतलब जस्टिस जहांगीरी के बग़ैर तो चीफ जस्टिस ने सरबराही की थी, उस पर नोटिस हुए थे, तो वो केस 19 सितंबर के लिए फ़िक्स हुआ है। एक तो ये डेवलपमेंट। कितने रुकनी बेंच है? वो टोटल 8 जज हैं, तो सात जजेस हैं, चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस हैं जिन पर वो जो केस जो है वो सुन रहे हैं। फुल कोर्ट ही ऑलमोस्ट, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी नहीं है उसमें। 19 सितंबर के लिए वो केस फिक्स हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रियासत अली आज़ाद साहब, वो जो है वो बता रहे हैं कि उनकी और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के हारून रशीद हैं वो मौजूद हैं और एक मीटिंग हो रही है उनकी बार की कि बार का लाया अमल क्या होगा, बार इस पे क्या करेगी। जब पहले जो है वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ये इल्ज़ामात आए थे तो बार ने बड़ा स्ट्रांगली उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, प्रेस रिलीज़ भी अलग अलग आई थी और यकजहती का इजहार किया था। और बार ने जो बुलाया था हाई कोर्ट बार ने जस्टिस जहांगीरी को एक तकरीब में भी, तो उससे जस्टिस यही गया था कि वो बार जो है उनके साथ जो है वो खड़ी हुई है। लेकिन परसों से जो इवेंट्स हो रहे हैं तब से अब तक बार, फिलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं 2 बजे हैं दिन के, तो अभी तक कोई उनकी बात आई नहीं है। प्रेस रिलीज आएगी तो पता चलेगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। ठीक है, नहीं लेकिन वो मेरी रियासत अली आज़ाद साहब से बात हुई थी, वो उनके जूनियर भी हैं, तो उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम तो किया कि जो कुछ जिस तरीके से उनके साथ ये चल रहा है और फिर डॉक्टर वकार के साथ जो उनकी ऑब्जेक्शन की गई है, उनको हरासमेंट में रखा गया उनको। लेकिन वो ये था कि जी हम एक मुस्तकिल लाए अमल जो है वो 2-3 दिन में तय करेंगे और आज का जो इजलास है मेरा ख्याल है वो इसी वाले से है, बिल्कुल इसी वाले ये से क्या कर सकती है बार, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन कराची बार के तो नुमाइंदों को तो वो बुला नहीं सकते, सिंडिकेट या वो रिकॉर्ड। अब क्या ये सिंध हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दायर करेंगे या यहीं कंडेम करेंगे? लेकिन एक बात आप देखें कि एक तरफ से वर्जन सारे आ रहे हैं और बड़े ख़तरनाक वर्जन है। हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह दे रहे हैं कि जहांगीरी साहब का वर्जन भी आए तो पता चले। ठीक है, आपको याद है जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली, कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये है वो है। ये फ़रोग नसीम साहब बुला के कहते थे बताएं जी उनको, हमें बताएं कि कौन सा पैसा कहाँ से गया है, सिर्फ ये बता दें। उन्होंने डॉक्यूमेंट बाद में जब उनका वर्जन आया हल्का फुल्का तो पता चल गया हुकूमत का जो वर्जन है वो नहीं है, उस पर चीज़ें पीछे हुई, मामलात। FBI ने भी काफ़ी कुछ लिखा। FBI की रिपोर्ट पे जब अब कहा जो कुछ भी आया तो वर्जन दूसरी साइड का आना बड़ा ज़रूरी है। जहांगीरी साहब आपके ख्याल में क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले में उनको नोटिस नहीं करना चाहिए? अभी तो ज़ाहिर सी बात है खामोशी है, जब से ये मामला आया है तब से लेकर अब तक जहांगीरी साहब का जो है वो मौक़िफ़ क्या है इसका तो मालूम नहीं है। लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो चल रही है, मेरा ख्याल है वो उससे लिंक है कि जैसे जहांगीरी जो है वो पहले ट्रिब्यूनल के सुन रहे थे, वहाँ पे भी उनको एक पैगाम पहुँचा और उनको पीछे उनको थोड़ा सा हाथ हौला रखने का कहा गया। फिर जब ये डिग्री वाला मामला आया तो डिग्री वाली कैंपेन के बाद भी एक जो है वो ये इतलात है कि ऐसी कोई थी कि चीज़ें अगर ठीक हो जाएं मामला, अच्छा, तो तो फिर रिकॉर्ड चार्ट भी सब मतलब ठीक हो सकता अच्छा। है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन तो है, मतलब है कि बात है जी कि रिकॉर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा अगर मामला जैसा भी रिकॉर्ड है। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है सबसे इसमें तशवीशनाक बात ये है, किसी जज के खिलाफ जो भी मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है, वो मेरिट पे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो नहीं करेगी। लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि इन जो है इवेंट्स के दरमियान जो ये पैगाम है, ये चीज़ें हैं, ये मेरा ख्याल है तशवीशनाक है। और ख़ास तौर पर ओवरऑल जुडिशरी के लिए भी कि जजेस को इस तरह जो है वो हरास करना या उनको इस तरह जो है वो आप एक दायरे में लेकर आना कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो को वारंटों की पिटीशन है मियां दाऊद साहब, उसका क्या स्टेटस? उसमें मियां दाऊद साहब जो है वो पिटिशनर थे और वो पेश हुए थे। उन्होंने सारा मुद्दा वही जो जहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आई थी कंप्लेंट, तो वही आलमोस्ट मुद्दा उन्होंने सामने रखा और उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया जाए। तो इस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने आज मेरा ख्याल है 1.5 माह हो गया है या इससे ज़ायद टाइम हो गया है, उन्होंने उस पर फैसला महफूज किया था और ये कहा था कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है उसको डिसाइड होना है। तो वो अभी मेंटेनेबिलिटी अभी पेंडिंग है। फिर एक तो ये जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले से ये केस पेंडिंग है, दूसरा केस जो उनके हवाले से पेंडिंग है वो है जो ट्रिब्यूनल्स का, वो भी ये जुलाई का तकरीबन आखिरी हफ्ता था। तो जब केस ये कंक्लूड हो गया तो केस कंक्लूजन के साथ ही अदालत ने ये कहा कि ये केस हम रिजर्व नहीं कर रहे, हम वेट फॉर ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो वेट फॉर ऑर्डर की टर्म उमूमी तौर पर इस्तेमाल होती है वो सेम डे फैसला आ जाता है या नेक्स्ट डे, मतलब अगले 1, 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में फैसला आ जाता है। लेकिन वो भी आज तक नहीं आया कि जस्टिस जहांगीरी ने बताओ ट्रिब्यूनल काम करना है या नहीं करना, या इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहना है। यानी आप कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब के पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट रिजर्व हैं, डायरेक्टली वो जस्टिस जहांगीरी के हवाले से। और तीसरा मामला अर्शी शरीफ में के केस में जुडिशल कमीशन बनना है या नहीं, ये 3 बड़े अहम केस जो हैं वो उनके हवाले से हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब जब हुकूमत जो है वो नंबर बढ़ा रही है जी, अगर देखा जाए तो सीनियर मोस्ट इस वक्त चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब। अगर इस तरह सीनियरिटी देखी जाए, बाकी हाई कोर्ट के जजेस की देखी जाए कि जी पहले कौन अपॉइंट हुआ तो वो जरा डिफरेंट होगा, लेकिन ये अगर देखा सीनियर तरीन ये है। तो क्या आपको लग रहा है कि आमिर फारूक साहब अब ऊपर एलिवेशन उनकी, क्योंकि ये इतलात हैं कि हुकूमत जो है वो उसको भी ये है कि भाई काई से जो आमिर फारूक साहब को ऊपर अब ले के जाएँ ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने। तो क्या अब जब ये नंबर बढ़ेंगे तो आमिर फारूक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे या क्या? क्योंकि इसमें बहाल है काजी फैसल के कोर्ट में, आपके ख्याल में क्या चांसेस हैं? वैसे जब पिछली दफ़ा 3 जजेस आए थे तो तब भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था और कि वो आ सकते हैं, कुछ खबरें भी थी कि वो आ सकते हैं, वो नहीं आए थे। और उसके बाद कोई सूरत हाल मुख्तलिफ भी हमने देखी हाई कोर्ट में। लेकिन ये है कि अब की बार मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो जो है वो आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर जो है वो कोई ऐसी एश्योरेंसेस भी दी गई यार बस अब ये, क्योंकि 4 जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट जी और आमिर फारूक साहब नहीं आए और ज़ाहिर बात है उनके दोस्तों को बड़ी नाराजगी, कई दोस्त उनके करीबी जो थे वो बड़े थे कि जी आमिर फारूक साहब को क्यों नहीं लेके जा रहे। सही है। तो अब ये है कि हुकूमत की तरफ से बड़ी एश्योरेंस उन दोस्तों को दिलाई गई कि नहीं अब अगली दफ़ा आप बेफिक्र रहे वो, और 17 जज पूरे हैं। अब आगे तो मंसूर अली शाह साहब से तो जो नून लीग और मौजूदा हुकूमत के उस तरह मामलात नहीं चल रहे, तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल को के दौर में अगर कोई जज 17 से 23 हो जाते हैं जी, और उसमें सबसे पहले अगर आमिर फारूक साहब को नहीं लेके जाते फिर तो मेरा ख्याल है कि आमिर फारूक साहब भी कहेंगे एनफ इज एनफ यार, बस अब हो गई। अब मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है, लेकिन मसला जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से जो लाहौर हाई कोर्ट का जो 3रे नंबर की जज हैं आलिया नीलम, उनको लाया गया है, उसके बाद ये एक डिस्कशन मौजूद है। मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस थे अली बाकर नजफी और जो जस्टिस दूसरे जो जज थे जिनको जो है वो सुपरसीड किया गया और आलिया नीलम जो है वो चीफ जस्टिस बनी। मेरा ये ख्याल है कि अगर उसका मवाजना किया जाए यहाँ के जो जजेस हैं उनमें, तो अब जस्टिस कियानी पर तो उनकी कॉम्पिटेंसी पर, उनके रिकॉर्ड पर, ट्रैक रिकॉर्ड पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन ये है कि अब देखिए वो जुडिशल कमीशन अगर बनता है, हाँ, उस जुडिशल कमीशन में बार का मेंबर होगा इस्लामाबाद बार। कौन है इस वक्त जुडिशल कमीशन का मेंबर? वो मैं अली अब्बासी हैं, जुल्फ़िकार अब्बासी, उनको किया गया। जी। अच्छा, और वो तो मेरा ख्याल है मोहसिन अख्तर कियानी साहब को सपोर्ट ही करेंगे जो उनकी वो पुराना इस्लामाबाद लोकल का आप अगर नई चीफ जस्टिस बनाते तो। दूसरा जो है वो मामला है मेरा ख्याल है कि एक रिटायर्ड जज को भी बिठाया जाता है कि जी जब अगर आपने बाद में किसी को कंफर्म करना है ना, तो पिछली दफ़ा याद है आपने सरदार तारिक साहब को बिठाया गया, तो अब रिटायर्ड जज कौन सा होगा, किसको बिठाया जाएगा, उस
सूबे का होना चाहिए। आईसीटी का मेरा ख्याल है उसमें है। अब आईसीटी में रिटायर्ड जज कौन सा है, किसको शामिल किया जाए? सही है। हाँ, या वो अब अतर मिलाना साहब तो खैर रिटायर्ड नहीं है, क्या पता उसमें ये हो कि जी सर्व जिसने किया हो तो वो तो बड़ा मुश्किल है, उनको तो किसी सूरत में भी नहीं बिठाया जाएगा अगर सर्विंग का मामला है। रिटायर्ड में नूरुल हक कुरैशी साहब हैं वो, या वो और लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनमें से किसी को बिठा लें तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशल पॉलिटिक्स जो है ये लिंकअप है नेशनल पॉलिटिक्स से। और जहांगीरी साहब का मामला आप नहीं देख रहे कि ये जो एपिसोड हुई है इसका चिलिंग इफेक्ट हुआ है, और हाई कोर्ट में एक किस्म का थोड़ा सा बैकफुट पे जज जाएंगे, या आपके ख्याल में वो ज़्यादा इसका हुकूमत को बैकफायर करेगा ये मामला? नहीं, बैकफायर करना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर रियाज ने कल जो MJ TV को इंटरव्यू दिया है उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। अगरचे उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने सुना है कि जो अनफेयर मीन्स की कमेटी की थी मीटिंग जो इससे पहले सिंडिकेट से पहले, तो उस मीटिंग में डॉक्टर रियाज ने ये कहा है कि उन्हें पता चला है कि जो VC हैं कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि यार प्रेशर है तो ये काम करना है हमने। तो अब डॉक्टर रियाज एक बात कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद भी गए हैं। फिर डॉक्टर रियाज ने ये कहा कि जो सालाना बुनियादों पर 70-80 केसेस हमारे पास आते हैं और 80 केसेस में हम हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, फेयर अपॉर्चुनिटी, उसको सुना जाता है, उसका वर्जन लिया जाता है और उसके बाद ये होता है। और उन्होंने कहा कि फिर ये इसको सिंडिकेट से पहले खुफिया रखना, तो मल्टीपल सवालात तो उन्होंने सिंडिकेट के उस जो मंजूरी है उस पर उठाए हैं। और फिर वो जो आप असल साकिब ये है कि आपके सामने भी अगर एक बंदे को पता हो कि जी ये कातिल है, कत्ल किया उसने, तो ये नहीं होता कि उसको फौरन सजा मौत। एक पाकिस्तान में निज़ाम है ड्यू प्रोसेस, कि कानून के मुताबिक एक बंदे को डील किया जाए। ठीक है, अगर एक बंदे ने गलत किया है तो अब देखें जज ने मिसकंडक्ट किया है तो जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग करें ना। ठीक है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग करके को वारंटों में या इस तरीके से करेंगे तो फिर ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की थ्योरी है ये ख़त्म हो जाएगी। और इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि ये चाहे साकिब निसार थे, उमर अताब बंदयाल थे, वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कम से कम जजेस की ये था कि वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब इतनी थी कि काई साहब को भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब चैलेंज हुआ तो फुल कोर्ट बना, सब कुछ बना। जहांगीरी साहब का जो भी मामला, एक तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, दूसरा ये है कि उनको ड्यू प्रोसेस, उनके खिलाफ अगर कंप्लेन आप कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस करे, उनसे जवाब मांगे, जवाब वो दें, बाउंड है वो जवाब दें, फिर अगर कोई मामला आता है तो वो उसके हिसाब से करे। लेकिन ये जो तरीका अब अपनाया जा रहा है ये तो मावराए आइन ये चीज़ें, या जिस तरह काउंटर, मतलब अब ये जो आपने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी चाहे जो बंदा जो भी जितना बड़ा जुल्म किया हो, डाकू हो, जो भी, उसको कानून के कटहरे में ला के उसको सजा दी जाए। तो ये पाकिस्तान में ये कौन सा कंसेप्ट आ रहा है कि एक बंदे को ड्यू प्रोसेस के बगैर जो है वो इस तरीके से चीज़ें की जाए? वैसे एक मेरा सवाल है कि इस सिस्टम को जिस जज के फैसले ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स सपोर्ट करते हैं इस सिस्टम को, तो क्या उस जज से मुतल्लिक कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन निकलवानी हो, पता करवानी हो, किसी यूनिवर्सिटी को कहना हो या किसी, क्या मुमकिन है? मेरा ये ख्याल है कि कोई बंदा अगर एप्लीकेशन देगा तो हो सकता है अगले दिन जो है वो मिले ही ना कि वो गया कहाँ पे है, कि जो फलां जो है वो जज साहब जो है सिस्टम की उनके फैसले जो है वो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो बंदा भी ना मिले हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक और चीज़ जो है वो आपने हल्की सी बात भी की कि ये जो 6 जजेस का खत है, इसमें अगर ये चीज़ें आगे जाती हैं तो क्या और चीज़ें भी इनके पास 6 जजेस का मटेरियल, इनके पास और चीज़ें भी हैं जो ये मेलाफाइडी और बदनीति साबित करें कि हमारे खिलाफ जो है वो एक प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि एक तो 6 जजेस ने जब ये ख़त लिखा तो उस ख़त के बाद एक चीज़ तो तय लग रही थी कि इन 6 जजेस में से किसी न किसी को मिसाल बनाना मकसूद हो कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि फर्स्ट टाइम जो है वो जुडिशल हिस्ट्री में 6 जजेस ने बाकायदा जो है वो चार्ज शीट कर दिया हर चीज़ को, तो वो बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट था। तो वो मेरा ये ख्याल है कि एक और भी चीज़ है कि अगर ये हुआ कि एक तरफ से
अगर इतना जो कुछ जो है वो किया जा रहा है, अगर ये सारा मामला इसी तरह ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ को भी उन्होंने 6 जजेस ने उस खत में मेरा ख्याल है बहुत थोड़ी चीज़ें लिखी थी और बहुत कुछ रिकॉर्ड पे अभी नहीं आया, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो मेरे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि वो सारी कुछ चीज़ें फिर रिकॉर्ड पे आएंगी कि कब किसने क्या किया, किसका क्या किरदार था। और एक और चीज़ है एक इसमें कि जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनके पास जब 6 जजेस का ख़त आया, 6 जजेस का ख़त वाला मामला आया, तो उस पे जो रद्द अमल था वो इतना कमज़ोर था कि आज जो है वो ये दिन देखना पड़ रहा है कि पूरी जुडिशरी के लिए, मतलब अगर एक जज के ख़िलाफ़ ये मामला हुआ है और ये मंतकी अंजाम तक ले जाते हैं तो ये सब के लिए फिर पैगाम होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट्स के हों या निचली अदालतों के जजेस हों, सब के लिए पैगाम होगा कि भाई जो फिर बोलेगा भुगतेगा। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी इस वक्त असामियाँ कितनी खाली हैं? दो जजेस। क्या अभी कंसिडरेशन हो रही है? जो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा होगा आमिर फारूक साहब, क्या वो 2 जजेस की अपॉइंट, लेकिन वो लेस देन था कि 5 यानी 5 से ऊपर जो नहीं, अगर 5 से ऊपर है तो लेस देन 5 अपॉइंटमेंट, अगर सीटें खाली हैं तो फिर उसका मेरा ख्याल है कि उसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई हलचल है कि वहाँ कोई नया जज आ जाए? कोई अभी हलचल नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जजेस तैनात होंगे, कुछ ना कुछ काम हो रहा है और छुट्टियों के बाद शायद जो है वो या इस दौरान कुछ नॉमिनेशन जो है वो भेजनी है, तो उस पर काम हो रहा है, ये तो इतला है। लेकिन अब वो काम किस लेवल तक हो चुका है कि वो नॉमिनेशंस भेजेंगे और कब भेजेंगे और कैसे आगे फिर जो है वो तैनातियाँ होंगी। अब साकिब आपको भी जल्दी है, ज़ाहिर बात है मसरूफ़ हैं, ये बताएं कि इस मामले का जो जस्टिस जहांगीरी का मामले का ड्राफ्ट सील 25 अक्टूबर से पहले आपके ख्याल में कुछ हो जाएगा या क्या ये लंबा होगा? क्योंकि चीज़ें बज़ाहिर ये लग रही हैं कि अगर जुडिशल पैकेज ना आया, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसा खुद एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर सब जजेस की उम्र बढ़ा दें रिटायरमेंट एज तो मैं फिर ले लूँगा, और अल्टीमेट बेनिफिशरी चीफ जस्टिस काजी फैसा होंगे, क्योंकि 124-23 जज हैं इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी में। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले अब रिटायर जस्टिस काजी फैसल होना है, और रिटायरमेंट के 10-15 दिन पहले अगर उनको 3 साल मिल जाए तो इसको एक्सटेंशन तो नहीं कहा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल को कहा, फिर आजम नजीर नहीं, वो उन्होंने कहा कि मुझे पर्सन स्पेसिफिक मैं एक्सटेंशन नहीं लूँ। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक क्या होता है? जब आपने कह दिया कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, वो पर्सन हो या मेरा ख्याल है 3 साल की हो या 5 साल की हो या 600 जजेस की हो। सेठी साहब का है कि जी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा जी इस तरह करें कि ताकि ये ना लगे कि मैं मेरे हवाले से हो रहे। तो ये मेरा ख्याल है कान को इधर से पकड़े दूसरे उधर से पकड़े, मामला एक ही है। क्योंकि हमने देखा कि माजी में मुशर्रफ दौर में भी जजेस की तादाद बढ़ी, एज बढ़ी, जब एक जज जो है वो उसके करीब आया तो फिर उम्र कम हो गई और रिटायर, ये भी तो हमने देखा ना, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब पीटीआई का ये है कि जी ये जज जो की तादाद ये एज बढ़नी नहीं चाहिए, तो ये एज कम भी हो सकती है जो हालात है। तो ये आपको मैं जो सवाल है मेरा कि क्या काजी फैसा की रिटायरमेंट से पहले की तमगा जज का रिमूवल 6 जजेस में से एक ये होता हुआ देख रहे हैं या ये मामला आगे नहीं? मेरा ख्याल है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अब जैसा तैसा है सिंडिकेट ने एक फैसला दे दिया है, अब उस फैसले की मौजूदगी में सिचुएशन बड़ी टेंस होगी। मेरा ये ख्याल है कि अब जो यहाँ तो बड़ी बड़ी जजों के खिलाफ रिपोर्टें भी आई, चीज़ें भी आई, उसके जवाबात भी नहीं आए। इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से क्या कुछ कहा गया? कुछ नहीं आया। तो क्या उन्होंने काम जारी रखा? नहीं, वर्जन उनकी दूसरी तरफ से नहीं आया, ठीक है। और मेला फाइटी की बुनियाद पे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी वो खत्म हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ जो बदनीति वाला ग्राउंड है वो खत्म नहीं होने दिया जाएगा और पहले ही जहांगीरी साहब को घर भेजा? नहीं, घर तो इस तरह तो नहीं भेज सकते, वो तो जो प्रोसेस है वो सारा मेरा ख्याल में होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपने 25 अक्टूबर की बात की, मेरा ये ख्याल है कि 25 अक्टूबर से पहले ये महीना जो होगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। असल में बात यह है कि अगर जुडिशियल पैकेज मिल गया जी तो फिर तो मेरा ख्याल है कि 6 जजेस में से मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं, फिर तो 6 जजेस में से और 8 जजेस में से फिर तो कुछ भी होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा मसला है इस वक्त जो हालात मतलब इंटरनली। तो अगर यानी वो यहाँ चेंज ऑफ कमांड चीफ जस्टिस चेंज होते हैं
तो फिर मैं भी नहीं, मेरा वैसे ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब 2 दफ़ा हुकूमत को कन्वे कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर ये भी तजवीज़ दे देंगे कि आपने, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ पब्लिकली, क्योंकि हमें भी लोग कहते हैं जी आप पता नहीं प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कह चुके हैं। तो अब उनको हुकूमत को फिर ये कन्वे कर देना चाहिए कि क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो इसलिए इस डिबेट से निकालें और आपने जो भी जुडिशल पैकेज लाना है उसमें से ये एक्सक्लूड कर दें, उसकी 2025 से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, या मेरे 25 अक्टूबर के बाद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कोई ऐसा सीन कर दें। इतनी दफ़ा वो कह चुके हैं, तो अब हुकूमत को मेरे ख्याल में उनको वो कन्विंस कर लेंगे, वो नहीं रहेंगे। मेरा ये ख्याल है। देखिए, नया अदालती साल शुरू होना है 9 सितंबर को, और उनकी जो तकरीर है, और नया अदालती साल साकिब शुरू हो रहा है, जिसमें अगले चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो मौजूद कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे। हाँ। और नया अदालती साल में काजी फैसल साहब अगले साल की क्या प्रायोरिटीज़ देते हैं, या पिछले साल की अपनी जो कुछ कारकर्दगी है वो बताते हैं। अब देखना है कि वो क्या है, जो ये अदालती साल की जो तकरीर है उनकी, मैं समझता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वो इस मामले पे खामोश रहते हैं तो यही समझें कि जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं ये ठीक है। अगर वो बात मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि 2 चीज़ें उन्होंने उसमें बतानी है कि सितंबर 2023 से लेकर जो सितंबर 2024 तक उन्होंने क्या किया है, और अगर तो वो अपना फ्यूचर का प्लान देते हैं, नहीं मैं ये भी करने का इरादा रखता हूँ, ये भी, तो उससे डेफिनेटली ये पता चलेगा कि इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बात साकिब जो है वो हमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत में भी 2 आरा हैं। एक सेक्शन जो है वो समझता है कि उसको कुछ रिजर्वेशन है काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन पे, एक बहुत ज़्यादा चाहता है कि काजी साहब रहें, इस निज़ाम की गारंटी उन पे है। लेकिन मसला ये है कि जब निज़ाम कौन सी की गारंटी है, क्या काजी साहब को 3 साल मिलेंगे तो कौन मजबूत होगा इंडिविजुअल में से, कौन सा इदारा, यानी और कौन सी जमात, ये चीज़ें डिबेट हो रही हैं ना। मसला ये आ रहा है कि इस वक्त तो पीटीआई है और दूसरे एक तरफ है, लेकिन कल किसी टाइम पे किसी मामले में नवाज शरीफ साहब में टेंडेंसी है वो इस्टेब्लिशमेंट को किसी टाइम पे भी नाराज़ कर सकते हैं। तो फिर उसमें अदलिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अदलिया कहाँ खड़ी होगी और फायद ईसा साहब कहाँ खड़े होंगे। असल में ये सवाल बिल्कुल इंशाल्लाह नया मौजू के बाद नाज़रीन आपने सुना साकिब बशीर को, इंशाल्लाह नया मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।